अगली सुबह राठौड़ मैंशन में बने ऑफिस में। हमारे लिए उस जमीन पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है। वो कभी भी हमें वो जमीन नहीं देगा, अंडरस्कॉजे के परेशान होते हुए बोला। एडी नॉर्मल आवाज में, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई। वो जगह हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, विराट चेयर पर बैठते हुए बोला। एब्सोल्युटली। अगर वो जगह किसी और के हाथ लग गई तो वो वहां से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स और पावर कमा लेंगे। वैसे भी बहुत सारे माफिया उस जमीन के पीछे पड़े हैं, वहां होने से उनके गैंग की पावर बढ़ जाएगी। जेके परेशान होते ही बोला। यूवी को इन्फॉर्मेशन लाने दो, वो जगह तो हमारी ही होकर रहेगी, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, विराट सीरियस टोन में बोला। यूवी रूम में आते हुए, ये सब इतना भी आसान नहीं है भाई। एड वाइन पीते हुए, क्या पता चला है तुम्हें? यूवी सीरियस फेस के साथ, इस बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, वो जगह हासिल करना नामुमकिन है। जेके भौंहे तान कर, भाई क्या मतलब है आपका? यूवी टेबल पर एक फाइल रखते हुए, जो जमीन हम लोग चाहते हैं उसको एमआर देशमुख और उनकी वाइफ ने कई साल पहले खरीदा था और उस पर एक अनाथालय बनाया था। एमआर एंड मिसेस देशमुख की मौत के बाद ये जमीन उनकी तीनों बेटियों के नाम हो चुकी है, जो अभी अपने मामाजी के साथ रहती है। वो लोग अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली है। बाकी उन तीनों लड़कियों की डिटेल्स इस फाइल में है। एड चेयर से उठते हुए, तो प्रॉब्लम क्या है? उनके मुंह पर पैसा फेंको और जमीन अपने नाम करो। नहीं भाई, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो जमीन उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। वो तीनों बहनें उस अनाथालय को हद से ज्यादा प्यार करती है, यूवी समझाते हुए बोला। जेके इरिटेटेड होते हुए, उन सभी को मारो और खेल खत्म। नहीं सिनु, अगर हमने उन्हें मार भी दिया तो भी जमीन हमें नहीं मिल पाएगी, यूवी बोला। उसकी बात सुनकर तीनों भाइयों ने उसे घूर कर देखा। विराट, क्यों? यूवी फाइल उठाते हुए, क्योंकि उनकी माँ की वसीयत के अनुसार अगर उन तीनों बहनों को कुछ भी होता है तो वो जमीन अनाथालय के बच्चों के नाम हो जाएगी और उन बच्चों की केयर गवर्नमेंट को सौंप दी जाएगी। और अगर एक बार वो जमीन गवर्नमेंट के हाथों में गई तो हम किसी भी कीमत पर उस जमीन को हासिल नहीं कर पाएंगे। विराट नॉर्मल आवाज में, तब तो उन लड़कियों के पास जाओ और उन्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दो। एड हाँ, उन लोगों के लिए पैसा बढ़ा दो। यूवी गहरी सांसें लेते हुए, भाई आप उन तीनों को जितना नॉर्मल और इजी समझ रहे हो वो उतनी है नहीं, वो तीनों अलग है। भाई आपका मतलब क्या है? जेके बोला। यूवी एक स्माइल के साथ, एक बार तुम उन तीनों को देखोगे तो जान जाओगे, उन लोगों को किसी भी तरह से हर्ट करना बहुत मुश्किल है। तीनों माफिया किंग्स ने यूवी को कंफ्यूज होते हुए देखा। बहुत हुआ, अब सब साफ साफ बताओ, विराट इरिटेट होता हुआ बोला। यूवी, ओके फाइन। इतना बोलकर यूवी ने फाइल में से 3 फोटोज निकालकर टेबल पर रख दी और फिर पहली तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है शिवांगी देशमुख, एमआर देशमुख की सबसे बड़ी बेटी, उम्र 26 साल। इसकी आंखों के सामने इसकी मां का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से बहुत शांत हो गई है। मेडिकल स्टूडेंट थी, पर पढ़ाई छोड़कर अब बस अपनी छोटी बहन और अनाथालय के बच्चों का ध्यान रखती है। लोगों ने ज्यादा बात नहीं करती। इसकी फैमिली और वो अनाथालय ही इसकी पूरी दुनिया है। विराट बिना पलके झपकाए शिवांगी की तस्वीर को देखे जा रहा था। उसका दिल दोबारा से धड़कने लगा था। उसने एक सेकंड के लिए भी खुद की नजरें शिवी की फोटो से नहीं हटाई थी। ये बात उसके सारे भाइयों ने भी देख ली थी। यूवी स्मर्क करते हुए, भाई मैं जानता हूँ, वो ब्यूटीफुल है और प्योर भी।
फिर हंसते हुए उसने दूसरी फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह है आरवी देशमुख, एमआर देशमुख की दूसरी बेटी। ये भी क्लैम गर्ल है, पर ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसकी बात सुनकर एडी मन ही मन में हंसा। ये अपनी बहनों के लिए बहुत पॉजिटिव है और हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करती है। अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और उम्र है 22 साल। और सबसे खास बात, ये किसी से नहीं डरती। एड एक दबी हुई हंसी हंसा। उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ अननोन फीलिंग्स महसूस हो रही थी। उसके होठ स्माइल करना चाहते थे, पर फिर भी उसने अपना फेस सख्त ही बनाए रखा। पर कितनी देर तक? यूवी स्माइल करते हुए, पर देखो ना भाई, ये तो छोटी सी बिल्ली जैसी लग रही हैं। उसकी बात सुनकर एड मन में, लिटिल नहीं वाइल्ड बिल्ली है वो तो। यूवी आखिरी फोटो उठाकर सबके सामने रखते हुए, ये है एमआर देशमुख की सबसे छोटी बेटी मानवी, जिसे सब मिनी बोलते हैं। मिनी की फोटो, जिसमें वो जोजो को पकड़े हुए बहुत क्यूटली स्माइल कर रही थी, को देखकर सभी के चेहरे पर अभी स्माइल थी, पर जेके उसकी आंखें तो चौंक कर बड़ी हो गई थी। यूवी आगे बोलना चालू रखता है, मिनी अभी 17 साल की है और एमएचएच। जेके कॉन्फ्यूज्ड होते हुए, क्या हुआ भाई? यूवी एक लंबी सांस लेते हुए, भाई, ये दिमागी रूप से बीमार है। जेके अचानक ही गुस्सा होते हुए, क्या बकवास है ये? यूवी, जेके को शांत करते हुए, हाँ सिनु, ये सच है, क्योंकि जब मिनी की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, तब वो उनके साथ ही थी, तो इस चीज ने उसके दिमाग पर गहरा असर किया है। उसी दिन से उसकी ऐसी हालत हो गई है, वो आम लोगों के जैसे चीजें समझ नहीं पाती। वो बहुत ही प्योर और इनोसेंट है। इसको खेलना बहुत पसंद है और ये सारे दिन बिना रुके खेल सकती है। ये उन तीनों बहनों में सबसे ज्यादा बोलती है। इसकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ही इसकी बहनें इसका बहुत ध्यान रखती हैं। वो दोनों इसे कभी भी सैड या रोने नहीं देती। यूवी मिनी की फोटो को देखकर सॉफ्टली स्माइल करते हुए, ये कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है, और देखने में कितनी छोटी सी है। जेके मिनी को फोटो को लगातार देखे जा रहा था। अब उसके समझ में आ चुका था कि मिनी उस दिन ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। यूवी थोड़ी सीरियस टोन में, मिनी अभी 17 साल की है और कुछ ही दिनों में 18 की हो जाएगी। तब वो अनाथालय ऑफिशियली उन तीनों बहनों के नाम हो जाएगा, और तब उसे हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। पर अगर वो जमीन हमारे अलावा किसी और गैंग के हाथ लग गई तो उन तीनों बहनों के साथ साथ अनाथालय के बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अंडरस्कोर नॉर्मल आवाज में बोला। जेके गहरी आवाज में, पर कैसे? इन तीनों से शादी करके, जयदेव जी पीछे से आते हुए बोले, जिनकी पीठ पर रावी बड़े आराम से लटक रही थी, और किच्चू भी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा हमें कब? व्हाट द फक? एडी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई जब उसे, क्या? मेरे तीनों भाई शादी कर रहे हैं, वाओ, अब हमारे घर में नए मेंबर आएंगे। रावी खुशी से उछलते हुए बोली। जयदेव जी रावी को शांत करवाते हुए, आराम से प्रिंसेज, तुम खुद को चोट लगवा लोगी। रावी जयदेव जी के गले लगते हुए, दादा, यू आर द बेस्ट 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 डैड इन दिस होल वर्ल्ड। उसने एक पाउट बनाया और अपने भाइयों की तरफ देखा। फिर एडी और विराट की तरफ देखकर बोली, मैं वैसे भी रोज रोज इन रोबोट जैसे इंसानों के चेहरे देख देख कर पक गई थी। फाइनली अब मैं कुछ नए फ्रेश चेहरे देख पाऊंगी। फिर कुछ सोचकर, ओ माय गॉड, जब इन तीनों की शादी हो जाएगी तो हमारे घर में नन्हे नन्हे बेबीज भी आ जाएंगे। आहा, मैं बुआ बन जाऊंगी और किचू और यूवी भाई चाचू बन जाएंगे। इतना बोलकर रावी, यूवी और किच्चू को हाई फाई देने लगती हैं। हाँ,
आदि भाई के बच्चे बिल्कुल इनके जैसे होगे, मिस्टीरियस, क्लैम और डेडली, यूवी बोला। किच्चू बीच में ही, और विराट भाई के बच्चे भी इनके जैसे ही होगे, हल्क की तरह बड़े और बहुत ही डेंजरस, जो कभी स्माइल नहीं करते। रावी जेके की तरफ देखकर, और सिनु के बच्चे बिल्कुल इसके जैसे ओवर प्रोटेक्टिव और ड्रामेबाज। तुम्हें नहीं लगता कि तुम तीनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? अंडरस्कोरड अपनी शांत आवाज में बोला, जो बहुत ही डेंजरस होती है। रावी अपने नकली आंसू दिखाते हुए, डैड देखो, आपका बड़ा बेटा आपकी प्रिंसेस को डरा रहा है। जयदेव जी उन तीनों भाइयों की तरफ देखकर, खबरदार, अगर किसी ने मेरी प्रिंसेस से इस टोन में बात करी तो। डैड, मैंने मेरी नॉर्मल टोन ही यूज करी थी, अंडरस्कोरड बोला। हाँ तो भाई, अपनी नॉर्मल टोन चेंज कर लो, क्योंकि ये आपकी स्केरी टोन से भी ज्यादा डरावनी है, रावी मुंह फुलाते हुए बोली। विराट अपने डैड से, डैड आप इसे बिगाड़ रहे हो। सौम्या जी वहां आकर रावी का कान पकड़कर मोड़ते हुए, हाँ बिल्कुल सच है ये, जय आपकी वजह से ये लड़की जिद्दी होती जा रही है। जयदेव जी रावी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए, कुछ भी, चलो ये सब छोड़ो, ये तीनों भाई अगले वीक ही शादी कर रहे हैं, ये फाइनल है। जेके बोरिंग फेस के साथ, डैड मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में। यूवी भौंहें तिरछी करके, ऐसा क्यों? क्या कोई और पसंद कर रखी है तुमने? यूवी की बात सुनकर जेके उसे घूरते हुए देखा, जिसे देखकर यूवी सौम्या जी के पीछे जाकर छिप गया। जेके उसे घूरते हुए, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एड नॉर्मल आवाज में, मेरा जवाब ना है। विराट भी अपने भाइयों के साथ, मेरा भी जवाब ना ही है। जयदेव जी डीप आवाज में, और मेरा जवाब ये है कि तुम तीनों शादी कर रहे हो, और ये फाइनल है। किच्चू थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए क्यूटली बोला, भाई आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, आप सबकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, थोड़े दिनों में आपके व्हाइट बाल दिखने लग जाएंगे और फिर आपके दांत टूटने लगेंगे। नहीं नहीं भाई, आप लोग उससे पहले ही शादी कर लो। एदी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर किच्चू की तरफ दे मारा, पर वो भी अपनी ट्रेनिंग की वजह से साइड में हो गया और चाकू सामने दीवार पर लग गया, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगे। रावी चहकते हुए, डैड वैसे मेरी होने वाली भाभियां कौन है? यूवी जल्दी से, रुको मैं अभी तुम्हें उनकी फोटोज दिखता हूँ। इतना बोलकर यूवी वो फोटोज लाकर सबके सामने रखते हुए बोला, ये है शिवांगी सबसे बड़ी जिसकी शादी एदी भाई से होगी, दूसरी है आरवी जिसकी शादी विराट भाई से, और सबसे छोटी मिनी जिसकी शादी सिनु से होगी। यूवी के इतना बोलते ही विराट और आदि दोनों भाई एक साथ बहुत तेज आवाज में चिल्लाए, नहीं। विराट बहुत गुस्से से, व्हाट द हेल, भाई की शादी शिवांगी से कैसे हो सकती है? आदित्य और विराट दोनों की जैसे सांसें ही रुक गई थी ये बात सुनकर। उन दोनों का ही दिल बहुत अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था इस बात पर। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते शादी? देखो कितनी सुंदर है वो, रावी शिवांगी की फोटो देखकर बोली। वो नहीं कर सकते बस, विराट सपाट लहजे में बोला। यूवी स्मिर्क करते हुए, कहीं से जलने की बदबू आ रही है। किच्चू गला साफ करते, जिया जले, जान जले, नयनों तले, रात भर धुआं उठे, जिया जले। विराट डीप आवाज में, तुम क्या चाहते हो? कल के अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपे। विराट की बात सुनकर किच्चू जल्दी से जाकर सौम्या जी गोद में जाकर छिप गया, जो उसे यूं देखकर प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। जयदेव जी सीरियस आवाज में, विराट तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विराट तेज आवाज में, डैड, शिवांगी से मैं शादी करूंगा, आप भाई की शादी उस छोटी सी लड़की से करवा दो। सौम्या जी थोड़ा झिझकते हुए, पर बेटा शिवी तुमसे 1 साल बड़ी है।
विराट ने अपनी मॉम की तरफ देखकर ऐसा फेस बनाया जैसे आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं शादी उसी से करूंगा, विराट बोला। जयदेव जी कुछ सोचकर, ठीक है, और आदि तुम्हारा क्या? एदी बिना किसी एक्सप्रेशन के, ठीक है, मैं रेड्डी हूँ। पर मैं रेड्डी नहीं हूँ, जेके बीच में ही बोला। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जयदेव जी इरिटेट होते हुए बोले। मुझे नहीं करनी उस पागल लड़की से शादी, जेके बिना सोचे समझे बोला। जेके की बात सुनकर सौम्या जी और जयदेव जी दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। खबरदार, अगर मिनी को पागल बोला तो, जयदेव जी की बहुत ही खतरनाक आवाज पूरे ऑफिस रूम में गूंज उठी। जयदेव जी की ऐसी आवाज सुनकर रावी और किच्चू दोनों बहुत बुरी तरह से डर गए। जेके ने भी अपने डैड के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं करी थी। तुम मिनी से शादी कर रहे हो, ये फाइनल है, जयदेव जी अपनी डीप आवाज में बोले। जब आपने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया था तो मुझसे पूछा ही क्यों था? जेके इतना बोलकर रूम के बाहर चला गया। एडी सीरियस आवाज में, डैड आपने हमें तो शादी के लिए मना लिया, पर वो लड़कियां हमसे शादी क्यों करेगी? जयदेव जी, सौम्या जी की तरफ देखकर, जो पहले से ही उन्हें ही देख रही थी, ये तीनों अपने मामा जी से बहुत प्यार करती हैं, और इनके मामा जी खुद इन्हें तुम तीनों से शादी करने के लिए राजी करेंगे। रावी कुछ ना समझकर, पर डैड वो क्यों इन तीन मॉन्स्टर्स? मेरा मतलब है माफिया से अपनी बेटियों की शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर जयदेव जी ने यूवी की लाई हुई फाइल में से एक फोटो निकालकर विराट और आदित्य के सामने रख दी। आदित्य तस्वीर उठाकर, अधिराज भारद्वाज। एडी सीरियस आवाज में, डैड आपने हमें तो शादी के लिए मना लिया, पर वो लड़कियां हमसे शादी क्यों करेगी? जयदेव जी, सौम्या जी की तरफ देखकर, जो पहले से ही उन्हें ही देख रही थी, ये तीनों अपने मामा जी से बहुत प्यार करती हैं, और इनके मामा जी खुद इन्हें तुम तीनों से शादी करने के लिए राजी करेंगे। रावी कुछ ना समझकर, पर डैड वो क्यों इन तीन मॉन्स्टर्स? मेरा मतलब है माफिया से अपनी बेटियों की शादी करेंगे। उसकी बात सुनकर जयदेव जी ने यूवी की लाई हुई फाइल में से एक फोटो निकालकर विराट और आदित्य के सामने रख दी। आदित्य तस्वीर उठाकर, अधिराज भारद्वाज। आदित्य ने जब ये नाम लिया तो विराट के चेहरे पर भी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस देखे जा सकते थे। जयदेव जी ने रावी के सिर पर एक प्यारा सा किस किया और कहा, रावी अब आप जाइए, कॉलेज के लिए देर हो रही है। इसके बाद उन्होंने किच्चू को देखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोले, किच्चू तुम्हें भी स्कूल के लिए देर हो रही है तो तुम भी जाओ। यूवी तुम इन दोनों को लेकर जाओ, जयदेव जी ने यूवी से कहा। सौम्या जी ने भी उठकर अपने तीनों बच्चों के सिर पर किस किया। वो तीनों रूम से बाहर चले गए। आदि कोल्ड वॉइस में, डैड आप जानते हैं ना ये कौन है? मुझसे ज्यादा अच्छे से उसे कोई नहीं जान सकता, जयदेव जी नॉर्मल आवाज में बोले। विराट जल्दी से, फिर भी आप ये सब करना चाहते हो? हम, जयदेव जी ने छोटा सा जवाब दिया। ठीक है, आपका जो मन है वो करिए। इतना बोलकर आदि गुस्से से कमरे के बाहर चला गया। विराट भी बिना कुछ बोले अपने भाई के पीछे पीछे चल दिया। सबके चले जाने के बाद अब सिर्फ सौम्या जी और जयदेव जी ही रूम में अकेले बचे थे। सौम्या जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए, जय आपको नहीं लगता ये सब गलत है? जयदेव जी ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और अपना सिर सौम्या जी की गोद में रख लिया और फिर धीरे से बोले, सो ही मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरा विश्वास करो मैं ये सब उन लोगों के भले के लिए ही कर रहा हूँ। सौम्या जी, जयदेव जी के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए, जय, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर हमारे बेटों का क्या?
मैं नहीं चाहती कि हमारे इन 3 हार्टलेस बेटों की वजह से वो 3 प्योर सोल्स दुखी हों। जयदेव जी, सौम्या जी की आंखों में देखकर, जब तुम मेरा दिल पिघला सकती हो तो वो लोग क्यों नहीं? मेरा दिल कह रहा है, उन तीनों के पास भी वो ताकत है जो हमारे बेटों को बदल सकती है। सौम्या जी गहरी सांस लेते हुए, जय, पर क्या आपने ये सोचा है कि जब उन लोगों को सारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? हमें उन्हें सब बता देना चाहिए। जयदेव जी थोड़ी तेज आवाज में, नहीं, हम उन्हें अभी कुछ नहीं बता सकते। ये सब उनके लिए बहुत डेंजरस होगा। अगर उन्हें अभी ही सारी सच्चाई पता चल गई तो मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता जिससे हमारे बेटों की खुशियां बर्बाद हो जाएं। सौम्या जी धीमी आवाज में, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो लोग ऐसी कोई भी गलती ना करे जिससे उन्हें बाद में पछतावा हो। जयदेव जी शांत आवाज में, चिंता मत करो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वो हर उस चीज को ठीक कर देंगे जो हम लोग नहीं कर पाए। अगली सुबह देशमुख हाउस में पूरा घर बिखरा हुआ था क्योंकि घर की सबसे छोटी बेटी ने घर में ऊधम मचा रखा था। आरवी दूध का ग्लास मिनी के सामने रखते हुए, मिनी जल्दी से इसे फिनिश करो। मिनी अजीब सा फेस बनाकर, आरू दी। नहीं। आरवी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए, मिनी इसे जल्दी से पियो। मिनी रोने जैसी शक्ल बनाकर, शिवी दी। आरवी गुस्से से आंखें दिखाकर, मिनी भगवान की कसम, अगर तुमने ये खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। मिनी जो अपनी आरू दी की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर गई। उसने अपने नाजुक हाथों से उस ग्लास को उठाया, फिर अपनी सांस को रोका और फिर एक झटके में पूरा ग्लास पी गई। .युक्क। आरवी स्माइल करते हुए मिनी के मुंह को अपने हाथों से साफ करते हुए बोली, गुड गर्ल। शिवांगी किचन से आते हुए टेबल पर ब्रेकफास्ट रखते हुए, आरू, तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो वरना तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। इतना बोलकर शिवी अपने हाथों से मिनी को ब्रेकफास्ट करवाने लगी। आरू अपना ब्रेकफास्ट खाते हुए, दी आप और मिनी लिटिल विंग्स जा रहे हो क्या? शिवी मिनी के मुंह में खाने की चम्मच डालते हुए, हाँ। मिनी क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? आरू ने पूछा। मिनी क्यूटली खाना चबाते हुए, यप। आरवी थोड़ा गला साफ करके, अब सबसे जरूरी बात तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। मिनी ने घूरते हुए आरवी को देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, आरू दी, मिनी को सब याद है, मिनी कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, ओह। आरवी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर, फिर भी अगर मिनी भूल गई हो तो इसलिए दोबारा से बता देती हूँ। मिनी को गुड गर्ल बनकर रहना है, किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करनी है और किसी भी लड़के के आस पास भी नहीं जाना है और कोई कुछ खाने के लिए दे तो वो भी नहीं लेना है और सबसे जरूरी बात मिनी प्लीज किसी से लड़ाई मत करना। और हाँ, हमेशा शिवी दी के साथ ही रहना। आरवी का लेक्चरर मिनी मुंह बनाते हुए सुन रही थी। शिवी ने भी ये सब सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अच्छा चलो अब हम सबको देर हो रही है। आरवी थोड़ा रुककर, हाँ एक और बात, किसी के घर मत जाना चाहे कोई कितना भी खेलने के लिए बोले समझी। मिनी सेड सा पाउट बनाते हुए, ठीक है दादी अम्मा। शिवी हंसते हुए, अच्छा अब हम चले? हाँ ठीक है। इतना बोलकर आरवी ने खुद का कॉलेज बैग खुद की पीठ पर लगाया और मिनी का पोकेमोन वाला क्यूट सा बैग अपने हाथ में ले लिया, जिसमें मिनी के टॉयज, उसके कलर्स और मेडिसिन और भी जरूरी चीजें रखी हुई थी। आरवी, शिवी और मिनी को अनाथालय में छोड़कर खुद कॉलेज के लिए निकल गई थी। अधिराज जी सुबह से ही यहाँ पर ही थे। लिटिल विंग्स ऑर्फनेज, मिनी, शिवी और आरू की अपने हाथों से बनाई हुई एक खूबसूरत दुनिया। बड़ा सा गार्डन जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे।
पंछी वहां के पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे थे। छोटे छोटे बिल्ली और खरगोश गार्डन में इधर उधर भाग रहे थे। सर्दियों की मीठी मीठी धूप उस अनाथालय पर ऐसे गिर रही थी कि मानो वो भी उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आई हों। छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, भाग रहे थे, खा रहे थे, कुछ बैठकर पढ़ रहे थे तो कुछ अपने छोटे छोटे हाथों से ड्राइंग्स बना रहे थे। ये सब कुछ देखने में इतना सुंदर था कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मिनी, शिवी और आरू का लगभग रोज ऑर्फनेज में आना होता था। आरवी अपने कॉलेज की वजह से रोज तो नहीं आ पाती थी, पर उसका हर संडे यही बीतता था। वो यहाँ आकर बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड देखती थी और उनके टीचर्स से उनकी पढ़ाई के लिए बारे में बात करती थी। शिवी रोज कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर बच्चों के लिए लाती थी और मिनी उसे तो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो खुद भी तो अभी बच्चों की ही तरह मासूम थी। वहाँ के सारे बच्चे भी मिनी को बहुत पसंद करते थे और उसे मिनी कहकर ही बुलाते थे। उन तीनों के लिए ये बच्चे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी माँ का सपना थे। बच्चे आराम से खेल कूद रहे थे, पर तभी ऑर्फनेज के गेट के बाहर बहुत सारी ब्लैक कलर की लामोस कार्स आकर के रुकी, जिससे वहां का माहौल अचानक ही बदल गया। बच्चों के टीचर्स और केयरटेकर्स उस डायरेक्शन में देखने लगे। बच्चों ने भी खेलना छोड़कर अपनी नजरें उस तरफ घुमा ली। 2 कार्स के दरवाजे खुले और उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकलकर एक बड़ी सी लामोस कार के आसपास आकर खड़े हो गए। एक गार्ड ने उस कार का दरवाजा खोला तो 3 आदमी अपनी डार्क ऑरा के साथ बाहर निकलकर ऑर्फनेज के बाहर खड़े हो गए। कुछ बच्चे उन्हें सरप्राइज और शॉक होकर देख रहे थे, तो कुछ बच्चे उनसे डर गए थे और वो डरते हुए अपने टीचर्स के पैरों के पीछे छिप गए थे। जयदेव जी ने बहुत सारे इमोशंस के साथ उस ऑर्फनेज को देखा। कुछ बीती यादों को याद करके उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। अंदर जाने के बाद जयदेव जी ने विराट और जेके को वहीं बाहर रोकते हुए, तुम सब यही रुको, कोई भी अंदर नहीं आएगा जब तक कि मैं खुद तुम्हें नहीं बुलाऊं। इतना बोलकर वो खुद अकेले ही अधिराज से बात करने के लिए ऑफिस के अंदर चले गए। शिवांगी गार्डन के पास वाली सीढ़ियों के पास अकेले बैठकर एक बुक पढ़ रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की अपने छोटे छोटे हाथों में एक बड़ी सी बॉल लेकर वहां आई। वो छोटी सी बच्ची वाइन करते हुए बोली, शिवी दीदी, मेरे साथ खेलो ना, मुझे आपके साथ खेलना है। शिवांगी ने स्माइल करते हुए उसके हाथ से बॉल लिया और फिर उसके गालों पर एक छोटा सा किस किया और फिर बोली, लिली तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ है? तुम उन सब के साथ क्यों नहीं खेल रही? लिली पाउट करते हुए, नहीं मुझे आपके साथ ही खेलना है। क्या आप लिली के साथ नहीं खेलना चाहती? क्या अब आप लिली को प्यार नहीं करती? शिवांगी लिली के पाउट पर किस करके, मेरी बेबी, पाउट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शिवी दीदी तुम्हारे साथ खेलेगी। ओके। लिली बिना दांतों वाला पूरा मुंह खोलकर हंसी। इसके बाद वो दोनों खेलने लगी। कुछ देर खेलने के बाद शिवी ने बॉल लिली को पास करी पर लिली उसे पकड़ नहीं पाई और बॉल किसी के पैरों पर जा गिरी। लिली ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक टॉल, हैंडसम, मस्क्यूलर, कोल्ड फेस वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर लिली ने जल्दी से अपनी बॉल उठाई और वहां से भाग गई। शिवांगी ने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। ये तो वही आदमी था जो उस दिन किचन में था। शिवी ने अपनी नजरें झुका ली और नर्वस होते हुए अपनी अंगुलियों को आपस में उलझाकर उनसे लड़ने लगी। विराट अपनी डोमिनेटिंग ऑरा से लगातार शिवी को देख रहा था। शिवी के हर एक फीचर को अपनी डार्क आंखों में कैद कर रहा था। उसके हवा में उड़ते हुए सिल्की सॉफ्ट बाल, उसके पिंक स्मूथ लिप्स, उसका गोरा बदन,
उसके क्यूट चीक, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल फेस, ये सब विराट के लिए जादू सा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा सैटिस्फाइड व्यू नहीं देखा था। उसके कदम बिना उसके ध्यान दिए शिवी की तरफ बढ़ने लगे थे। शिवी को जब एहसास हुआ कि विराट उसी की तरफ आ रहा है तो वो और भी नर्वस हो है, जिससे उसके कदम पीछे की तरफ जाने लगे, जब तक कि वो पीछे वाली दीवार से ना टकरा गई। वो अभी भी नजरें नीचे किए हुए थी और उसकी अंगुलियां अभी भी आपस में उलझ रही थी। विराट उसके और नजदीक आया और उसने अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर रखकर शिवी के छोटे से फिगर को अपने नीचे ले लिया। वो शिवी के और भी नजदीक गया, जिससे शिवी की सांसें रुक सी गई थी। उन दोनों के फेस डेंजरसली एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी, सिवाय उनके फेस के, जहां अभी भी थोड़ा डिस्टेंस था। विराट ने अपना फेस झुकाया और शिवी की गर्दन के पास लाकर उसकी मधोश खुशबू को सूंघने लगा। उसने उसकी खुशबू को डीपली अपनी सांसों में भरा और उसके बाद शिवी की गर्दन पर लिक किया। शिवी की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ पड़ी। अपनी भारी सांसों को रोकने के लिए उसने अपने मुंह पर खुद के दोनों हाथ रख लिए। उसकी आंखें बंद थी। विराट ने दोबारा से शिवी को डीपली देखा, फिर उसके हाथों को उसके मुंह से हटाया और उसके पिंकिश लिप्स को डीपली देखते हुए उसके होठों के करीब आकर अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। विराट डीप हस्की आवाज में, "यू आर सो ब्यूटिफुल। किसी और को फिर कभी किस मत करना, तुम्हारी हर चीज सिर्फ मेरी है।" ये सब शिवी के लिए बहुत ज्यादा हो चुका था। वो लगातार अपने होठों को बाइट कर रही थी ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। विराट ने जब शिवी को यूं अपने लिप्स को बाइट करते हुए देखा तो उसने अपनी एक अंगुली शिवी की चिन के नीचे रखकर बहुत सॉफ्टली उसके ब्यूटीफुल फेस को ऊपर उठाया। विराट उसके और भी करीब जाकर उसने शिवी के लोअर लिप को अपने लिप्स में भर लिया और बाइट किया। फिर उसने उसके लिप को खींचकर खुद की तरफ किया और फिर छोड़ दिया, जिससे शिवी के लोअर लिप पर बाइट मार्क हो चुका था। विराट स्मर्क करते हुए, "अगली बार से मुझे ही बताना जब भी तुम्हारा मन खुद के लिप्स को यूं काटने का करे। मैं तुम्हारे लिए कर दिया करूंगा।" इतना बोलकर विराट पीछे हुआ और वहां से चला गया। शिवांगी ने अपनी आंखें खोली। वो शांत और शॉक दोनों थी। उसने अपना हाथ उठाया और खुद की अंगुलियों से अपने लिप्स को टच किया। एक अननोन फीलिंग्स शिवी के दिल में आ गई। जबकि विराट बहुत डोमिनेटिंग पर्सन था, उसकी ऑरा बहुत डार्क थी, पर फिर भी शिवी के लिए वो बहुत अलग था। शिवी उसके सिंगल मूव को भी मना नहीं कर पा रही थी। शायद उसे भी उसका टच पसंद था, शायद वो खुद भी उसके और करीब आना चाहती थी, शायद ये उसका प्यार था जो उससे ये सब करवा रहा था। अपने ही विचारों में उलझी हुई शिवी शांत थी। वो दोबारा से दीवार के सहारे सीढ़ियों पर बैठ गई। दूसरी तरफ ऑफिस रूम के बाहर, "मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से मेरा पैसा लेकर के आओ," लैंडलॉर्ड ऑफिस के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था। उसे देखकर जयदेव जी, "तुम कौन?" लैंडलॉर्ड जयदेव जी को देखकर, "तुम्हें क्यों बताऊं?" जयदेव जी डीप आवाज में, "मुझे दोबारा ना बोलना पड़े।" लैंडलॉर्ड डरते हुए, "तुम कौन हो, भाई?" जयदेव जी उसी डीप आवाज में, "ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है।" लैंडलॉर्ड डरते हुए, "मैं यहाँ खुद के पैसे लेने आया हूँ।" जयदेव जी कंफ्यूज होते हुए, "क्यों?" लैंडलॉर्ड तेज आवाज में, "ये लोग मेरे घर में रहते हैं, और अब क्या तुम यह चाहते हो कि मैं इन्हें बिना रेंट दिए अपने घर में रहने दूं?" जयदेव जी आंखें दिखाकर, "तुम्हारा घर?" लैंडलॉर्ड थोड़ा झिझकते हुए, "हाँ, मेरा घर, जिसमें ये लोग रहते हैं।" जयदेव जी नॉर्मल आवाज में, "प्रूफ कहाँ है?" लैंडलॉर्ड चिढ़ते हुए,
भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जयदेव जी जबड़े भींचकर, मैंने कहा मुझे प्रूफ चाहिए। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और एक फोटो जयदेव जी को दिखाते हुए बोला, ये रहा प्रूफ। जयदेव जी ने उसके हाथ से फोन छीनकर उस फोटो को ध्यान से देखा। क्या तुम श्योर हो वो घर तुम्हारा है? लैंडलॉर्ड चिढ़ते हुए, तुम क्या प्रॉपर्टी के पेपर ढंग से नहीं देख सकते इस फोटो में? जयदेव जी उस फोन को जोर से जमीन पर दे मारा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये पेपर फेक नहीं है? लैंडलॉर्ड चिल्लाते हुए, यू बास्टर्ड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो घर मेरा है। जयदेव डीप आवाज में, वो घर तुम्हारा कैसे हो सकता है जबकि वो मेरा घर है? और ये प्रॉपर्टी के पेपर, आज की डेट तक ये पेपर मेरे पास है, तो ये तुम्हारे कैसे हुए? लैंडलॉर्ड हकलाते हुए, तुम्हारा मतलब क्या है? जयदेव जी शांत आवाज में, उस घर के ओरिजिनल पेपर मेरे पास है। इसका मतलब साफ है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लैंडलॉर्ड डरते हुए, तुम हो कौन? जयदेव जी ने अपने चेश्मे के साथ साथ अपना मास्क भी हटाया। अब क्या मुझे तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड बहुत बुरा डरते हुए, माफिया किंग। इतना बोलकर वो जयदेव जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। उसने जयदेव जी के पैर पकड़ लिए। प्लीज मुझे मत मारना। जयदेव जी गुस्से से, तुम कब से उन लोगों से पैसे ले रहे हो? वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए, जब से उनके डैड की मौत हुई तब से। जयदेव जी तेज आवाज में, तुम उनका लिया हुआ एक एक पैसा वापस करोगे? वो आदमी डरते हुए, हाँ जरूर। जयदेव जी को तेज आवाज में, अब यहाँ से निकलो और मुझे दोबारा कभी मत दिखना उस घर के आसपास भी। वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अधिराज जी पैसे गिनते हुए वहां आए और बिना सामने देख बोले, ये लो तुम्हारे पैसे और फिर अपनी सूरत मेरे सामने मत लाना। पर फिर उन्होंने सामने देखा और सामने खड़े इंसान को देखकर उन्होंने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। तुम? जयदेव जी स्मर्क करते हुए, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अधिराज जी ने बहुत गुस्से भरी नजरों से जयदेव जी को देखा। अब तुम मुझसे और क्या छीनने आए हो? मेरी बीवी और बेटी को छीनकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। जयदेव जी डीप आवाज में, करेक्शन, तुम्हारी नहीं मेरी। वो दोनों सिर्फ मेरी हैं। अधिराज जी पैसे गिनते हुए वहां आए और बिना सामने देख बोले, ये लो तुम्हारे पैसे और फिर अपनी सूरत मेरे सामने मत लाना। पर फिर उन्होंने सामने देखा और सामने खड़े इंसान को देखकर उन्होंने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। तुम? जयदेव जी स्मर्क करते हुए, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अधिराज जी ने बहुत गुस्से भरी नजरों से जयदेव जी को देखा। अब तुम मुझसे और क्या छीनने आए हो? मेरी बीवी और बेटी को छीनकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। जयदेव जी डीप आवाज में, करेक्शन, तुम्हारी नहीं मेरी। वो दोनों सिर्फ मेरी हैं। अधिराज जी गुस्से से, तुम्हारी है नहीं, तुमने उन्हें छीना है मुझसे। जयदेव जी स्मिर्क करते हुए, उनकी बात छोड़ो, उन्हें तुम कभी नहीं हासिल कर सकते हैं। चलो अब जरा काम की बात कर ली जाए। दूसरी तरफ गार्डन में छोटी सी क्यूट फ्लफी मिनी जमीन पर बैठकर वहां खिल रहे छोटे छोटे फूलों से अकेले ही बातें कर रही थी। उसके हाथ में जो था और उसके ब्यूटीफुल होठों पर अभी एक बहुत ही क्यूट सा पाउट बना हुआ था। वो इस टाइम पिंक कलर का टॉप पहन रखी थी जिसमें वो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। मिनी पाउट करते हुए, फ्लावर तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत सैड लग रहे हो। देखो तुम्हारी पत्तियां भी गिर रही है, पर कोई बात नहीं, अब मिनी आ गई है ना। मिनी अब तुम्हें खूब सारा पानी देगी, जिससे तुम दोबारा से ब्यूटीफुल बन जाओगे। ये सब बोलकर मिनी बहुत क्यूटली स्माइल करने लगी।
फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई पत्तियों को नीचे मिट्टी में रखा, पर उसे पता नहीं चला कि कोई कब से खड़ा होकर के उसे ही देख रहा था और उसकी सिल्ली बातों को सुन रहा था। वो इंसान और कोई नहीं जेके ही था। जेके इतनी देर से मिनी के पास ही खड़ा था, पर उसने खुद को झाड़ियों के पीछे छिपा रखा था। अचानक ही मिनी अपनी जगह से उठी, जिसे देखकर जेके ने भी खुद के पैर पीछे लेकर के खुद को छिपा लिया। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद जेके ने झुक करके दोबारा से मिनी की डायरेक्शन में देखा कि वो वहां से गई या नहीं, पर मिनी तो उसके पीछे आकर के खड़ी थी। अभी दोनों ही सेम एक्सप्रेशंस के साथ एक ही जगह देख रहे थे। जेके को लगा कि मिनी जा चुकी है, इसलिए वो वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटा तभी अचानक से उसके पीछे खड़ी मिनी इनोसेंटली बोली, सफेद खरगोश क्या हुआ? उसकी अचानक आवाज सुनकर जेके अंदर से बहुत बुरी तरह से डर गया था। जेके अपने गले को साफ करते हुए, तुम में मैनर्स नाम की चीज नहीं है क्या? ऐसे कैसे मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम वहां खड़ी थी। मिनी सेड होते हुए, मिनी पर चिल्लाओ मत, सफेद खरगोश, मिनी गुड गर्ल है, मैं वही खड़ी थी। पर फिर मिनी ने तुम्हें यहाँ देखा तो मिनी को लगा कि तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो, इसलिए मिनी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। मिनी की आंखों में आंसू देखकर जेके के दिल में दर्द होने लगा था, पर फिर से उसने अपनी फीलिंग को इग्नोर किया। जेके दूसरी तरफ देखते हुए, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, तुम मुझे क्या बोल रही थी? सफेद खरगोश, गुस्से से सिर हिलाते हुए, मैं क्या तुम्हें जानवर लगता हूँ? ये सुनकर मिनी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। वो जल्दी से, नहीं नहीं, सफेद खरगोश, तुम जानवर नहीं हो। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मिनी सॉरी बोलती है, पर तुम खरगोश की तरह लगते हो, गोरे गोरे हैंडसम से। इतना बोलकर मिनी ब्लश करते हुए सॉफ्टली जेके की चेस्ट पर मारने लगी। जेके बहुत अचंभे से मिनी को देख रहा था। उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। जेके खुद को शांत करते हुए, सुनो, मेरा नाम सफेद खरगोश नहीं है, मेरा नाम जियांश सिंह राठौड़ है, और अब से तुम्हें ये नाम अच्छे से पता होना चाहिए। मिनी बहुत ही मुश्किल से, जे जी क्या? जेके थोड़ा सा झिलाते हुए, सिनु बोल सकती हो तुम मुझे? इतना बोलकर जेके मुड़ा और वहां से जाने लगा, पर तभी मिनी ने जाकर उसे पीछे से हक कर लिया और उसकी पीठ में अपना सिर छिपा लिया। मिनी के ऐसा करते ही जेके की बॉडी में एक नई तरह की सेंसेशन उभर आई, एक ऐसी सेंसेशन जिसे वो कभी भी महसूस नहीं करना चाहता था। मिनी सेड पाउट बनाते हुए, सिनु, ये सुनते ही जेके ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिनु, मिनी से गुस्सा मत होना प्लीज। मिनी सॉरी बोलती है अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो, पर प्लीज मिनी को छोड़ कर मत जाओ। जेके डीप आवाज में, छोड़ो मुझे। इतना बोलकर जेके ने मिनी के सॉफ्ट हाथों को खुद की बॉडी से हटाकर अलग किए। जेके मुड़कर, मुझसे दूर रहो और किसी भी अजनबी से ऐसे बात मत किया करो। तुम्हारी बहनों ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया है क्या? मिनी इनोसेंटली स्माइल करते हुए, सिनु, अजनबी थोड़ी ही है। सिनु तो मिनी का प्लेइंग बडी है। तुम्हें याद नहीं है क्या? जेके ने एक गहरी सांस भरी और वहां से मुड़कर जाने लगा, पर मिनी ने उसे दोबारा रोक लिया। मिनी टूटती हुई आवाज में, सिनु मत जाओ ना, मिनी के साथ खेलो प्लीज। जेके ने मिनी के हाथ अपने हाथों पर से हटाए और वहां से जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और बिना मिनी के तरफ देखे, आंखें बंद करके, रोना मत, मैं दोबारा आऊंगा। इतना बोलकर बिना पीछे मुड़े जेके वहां से चला गया। आधी गुस्से से, तुम्हें ये वाला रास्ता लेने की क्या जरूरत थी? यूवी थोड़ा डरते हुए, भाई ये शॉर्टकट था। ऐड झिलाते हुए, शॉर्टकट,
ये रास्ता तुमने मेरा टाइम बचाने के लिए लिया था ना, पर देखो हम फंस गए हैं यहाँ पर। सामने इतने सारे लोग हैं, अब आगे कैसे जाएं? यूवी दांत दिखाते हुए, ही है भाई, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। एड डीप आवाज में, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वर्कआउट सेशंस 3 गुना कर दूंगा। यूवी पाउट करते हुए, जी भाई। एड मुंह बनाते हुए, ये बच्चों की तरह पाउट करना बंद करो। दूसरी तरफ आरवी ने आज बस लेने की बजाय पैदल ही कॉलेज जाने का डिसीजन लिया था। तभी उसकी नजर अपने पास से गुजरी एक कार पर गई, जिसे देखकर आरू मुंह बनाते हुए बोली, कौन पागल है ये, जो इस रोड पर ऐसी गाड़ी चला रहा है? उसने सोचा और फिर बात को इग्नोर मारकर आगे की तरफ बढ़ने लगी, पर फिर से रुक गई जब उसकी नजर अपने सामने चल रहे आदमी पर गई। उस आदमी ने खुद का फेस ब्लैक स्कार्फ से छिपा रखा था और वो एक बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा था। आरवी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई जब उसे उस आदमी के इंटेंशन समझ आ गए। वो तेजी से उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी, पर तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत का पर्स छीना और फुल स्पीड में वहां से भाग गया। बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए, मेरा पर्स। आरू दौड़ते उस औरत के पास आकर देखती है कि वो ठीक है या नहीं। आरू वरिड होते हुए, आप ठीक है? वो औरत रोते हुए, मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर मेरा पर्स, मुझे जाकर के मेरे पोते की स्कूल फीस जमा करवानी थी। अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो वो लोग मेरे पोते को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। प्लीज मेरा पर्स ला दो। आरवी उस औरत के हाथ अपने हाथ में लेते हुए, दादी जी आप यहीं रुको, मैं अभी जा करके आपका पर्स लाती हूँ। इतना बोल करके आरू उस आदमी के पीछे भागने लगी। आरवी चिल्लाते हुए, हे यू चोर कहीं के, रुको वही। आरवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस चोर ने पलट कर देखा, पर आरवी का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो और भी तेज स्पीड में भागने लगा। आरवी भागते हुए, ये गोबर गणेश तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। वो आदमी भागते हुए एडी की कार से टकरा गया। एड गुस्से से, व्हाट द हेल। यूवी जल्दी से, भाई कसम से मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, वो खुद ही दौड़ते हुए आया और कार से टकरा गया। एड ने कुछ नहीं कहा और कार से बाहर निकल आया। सबसे जरूरी बात, एड अपनी कार से सबसे ज्यादा प्यार करता है। एड जैसे ही उस आदमी को पकड़ने लगा, वो आदमी वहां से दौड़ने लगा। एड डीप आवाज में, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आरू दौड़ते हुए, हटो, सामने से हटो, हटो। अपने पीछे से आ रही आवाज वाली लड़की को देखने के लिए एड मुड़ा, पर यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ भी समझ नहीं पाया और साइड में हटना भूल गया। इस वजह से आरवी और आदि दोनों एक दूसरे से टकरा गए। सपोर्ट के लिए आरवी ने आदि के कंधे पकड़ लिए थे। उन दोनों के सिर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। आरवी की एक दर्द भरी आह निकली, पर एड ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी ये उसके लिए कुछ नहीं था, जो आदमी कई बार गोली खा चुके हैं, जिसके शरीर पर खूब सारे घाव होने के बाद भी उसे दर्द नहीं होता, उसके लिए तो यूं सिर पर चोट लगना कुछ नहीं था। आदि आरवी को कमर से पकड़े हुए, द फक। कुछ जानी पहचानी आवाज सुनकर आरवी ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो सामने वो बाथरूम वाला आदमी खड़ा था जो उस दिन उसके घर में घुस आया था। हैंडसम, मस्कुलर, ग्रे कलर के बाल, क्लीन वाइट टोन स्किन वाला एड चेहरे पर एक टीजिंग स्मर्क लिए आरवी को ही देख रहा था। उसने अभी फुल ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। गले में मेटालिक डायमंड चेन पहने हुए एड बहुत ही हॉट और डोमिनेटिंग लग रहा था। आरवी गुस्से से, यू स्टॉकर, चोर कहीं के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिल्ले जैसे शक्ल के पागल आदमी, मेरे सामने से हटो।
आरवी की बातें सुनकर आदि की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। वो अचभे से उसकी कमर को पकड़े हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। वो पहले से ही गुस्सा था और उसका गुस्सा तब ज्यादा बढ़ गया जब आरवी ने उसे बिल्ला कह करके बुलाया। एदी बहुत शांत आवाज में, तुमने अभी मुझे क्या कह करके बुलाया? आदि की शांत आवाज को सुनकर आरवी भी डर गई। पर फिर से उसका ध्यान उस चोर पर गया तो वो ऐड की बातों को इग्नोर कर दी। ऐड फिर से उसी आवाज में, मैंने कुछ पूछा तुमसे? आरवी जल्दी से, सुनो, आई एम सॉरी मिस्टर केटी, अब मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊंगी। तो अंकल, सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारी बातें सुन सकूं। ऐड गुस्से से, यू। पर इससे पहले कि ऐड कुछ बोल पाता, आरवी ने उसकी गिरफ्त से खुद को आजाद किया और उस चोर के पीछे भागने को हुई। पर उसके रास्ते में ऐड की कार आ रही थी। आरवी खुद से, कम ऑन आरू, तू ये कर सकती है। वाओ, ये मैंने क्या देख लिया। सामने का नजारा देखकर यूवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। न केवल यूवी बल्कि आसपास खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब आरू ने कार पर जंप करने के लिए ऐड के कंधों को पकड़ा। पर आदि थोड़ा सा सिरक गया, जिससे कुछ सेकंड के लिए ही सही आदि और आरू के होठों ने एक दूसरे को टच दिया, पर आरवी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो कार के ट्रंक पर कूदी, फिर अपनी बॉडी को रोल करते हुए कार के टॉप पर आई और फिर फाइनली उसके पैरों ने ग्राउंड को टच किया। वो अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना, जिनके मुंह शौक से खुले हुए थे, उस चोर के पीछे भागने लगी। यूवी पूरी तरह से शॉक होते हुए, ओह, क्या उसने अभी भाई को किस किया? पलक झपकते ही किए गए आरवी के स्टंट को देखकर ऐड अपने दांत पीसने लगा, फिर भी उसने अपना फेस शांत रखा। पहले आरवी का उसे बिल्ला और मिस्टर केटी बुलाना, फिर उसे किस करना, और फिर उसकी कार पर चढ़ना, उस लड़की ने खुद के लिए खतरे को न्योता दे दिया था। पास खड़ा एक लड़का, डैम शी इज सो कूल। वही एक लड़की, वो कितनी फ्लेक्सिबल थी। ऐड अपनी कार में बैठते हुए, उसका पीछा करो। वो ये भी भूल गया था कि उसे ऑफिस के इम्पोर्टेंट काम के लिए लेट हो रहा था। यूवी जल्दी से, यस भाई। यूवी अपने मन में, हे मेरे प्यारे स्वीट से भगवान, प्लीज अब मुझसे और कोई गलती मत करवा देना, वरना मुझे फिर से एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, जो मेरी स्वीट, हॉट सेक्सी बॉडी झेल नहीं पाएगी। ऐड तेज आवाज में, क्या अब तुम चलोगे? यूवी अपने वर्ल्ड से बाहर निकलकर, यस भाई। पूरी 10 मिनट की अच्छी खासी दौड़ के बाद आखिरकार आरू ने उस आदमी को पीछे से पकड़ ही लिया। उसने उसे एक झटके से पलटा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे आसपास के सारे लोग उन्हें ही देखने लगे। आरवी गहरी सांसें लेते हुए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? वो आदमी खुद को छुड़ाते हुए, व्हाट द हेल, छोड़ो मुझे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आरू ने उस आदमी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और फिर उसकी कॉलर पकड़कर बोली, मुझ पर चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, चुपचाप से वो बैग मुझे वापस करो। वो आदमी गुस्से से आरवी की देखते हुए, मैं नहीं दूंगा। आरवी बहुत गुस्से से, पहली बात तो मुझे ये आंखें दिखाने की हिम्मत भी मत करना, वरना अगले ही सेकंड में तुम्हारी आंखें बाहर निकालकर उनसे गोटियां खेलूंगी मैं यहाँ और सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। चुपचाप वो बैग मुझे वापस करो, वरना तुम्हारी कब्र तो मैं यही खोद दूंगी। और भगवान की कसम, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत कीमती टाइम बर्बाद हो गया है। इसलिए अच्छे बच्चे की तरह मुझे वो बैग वापस करो। आरवी ने एडी का भी सारा गुस्सा उस आदमी पर निकाल दिया था। वो आदमी चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें ये बैग नहीं देने वाला।
आरवी आंखें बंद करके, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले। अब आरवी के सब्र की सीमा आ चुकी थी। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने उस आदमी के बाल बहुत ही हार्शली अपने हाथों में पकड़ लिए। वो आदमी, यहाँ मेरे बाल छोड़ो। जिस तरह से आरवी उस आदमी को मार रही थी उसे देखकर सभी लोग बहुत अमेज थे। पर इन सभी नजरों से अलग एक शांत और बहुत ही मिस्टीरियस आंखें हर चीज अपनी नजरों में कैद कर रही थी। जिस तरह से आरवी उस आदमी को पीट रही थी, उसका गुस्सा, उसके बिखरे हुए बाल, उसके सिर से टपकता हुआ पसीना, किसी के सीने में जल रही आग को शांत कर रहा था। आरवी गुस्से से उस आदमी को पीटते हुए, तुम्हें पता है क्या, तुम जैसे लोगों की वजह से मैं एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। अगर मेरी शिवी दीदी को ये सब पता चला तो वो मुझे जिंदा खा जाएगी। और एक बिल्ले जैसी शक्ल के आदमी ने हमारे घर आकर के वैसे ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है। इसलिए मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशंस तुम्हारे ऊपर नहीं निकालना चाहती हूँ। इसलिए शांति से मुझे वो बैग वापस कर दो। वो आदमी आरू के पैर पकड़ते हुए, बहन जी ये बैग वापस लो, आप चाहो तो मुझे जेल में बंद करवा देना, पर प्लीज अब मुझे छोड़ो। आरवी उसके हाथों से बैग लेते हुए, अच्छा होगा अब तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। इसके पैर कट जाने चाहिए, एडी यूवी से बोला, जो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय एड की बात मानने के। यूवी धीमी आवाज में, यस भाई। आरवी ने अपनी गर्दन की अकड़ निकाली और अपने आसपास खड़े लोगों को देखा जो मुंह खुला लिए हुए उसे ही देख रहे थे। आरवी तेज आवाज में, शो खत्म हो गया, अब आप सब मुझे ऐसे देखना बंद कर सकते हैं। सभी लोग एक एक करके वहां से निकल लिए। आरवी एक बड़ी सी आह भरते हुए, मैं तो थक गई। उसने जैसे ही अपना सिर घुमाया, वो किसी की हार्ड चेस्ट से टकराई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। आरवी को लगा कि अब तो वो जमीन पर बहुत बुरी तरह से गिरेगी, पर कुछ सेकंड बाद भी उसकी बॉडी ने ग्राउंड को टच नहीं किया था। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने वो ही जाना पहचाना शख्स उसकी कमर को पकड़े खड़ा था। खुद को बैलेंस करने के लिए आरू ने जल्दी से एड के कंधों को पकड़ लिया। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे के बहुत करीब थी। फिर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू किया। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वो क्यों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो ये भी नहीं जानते थे कि दो आंखों की जोड़ियां आंखें फाड़कर उन्हें ही देख रही थी।